हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। विगत कई दिनों से हम लोग पश्चिमी राजनीतिक विचारक के रूप में अरस्तु को पढ़ रहे थे। आज हम लोग का जो क्लास है अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था और क्रांति के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये इसके लास्ट विचार हैं। इसके बाद हम लोग अगले विचारकों को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अरस्तु को। अरस्तु का जो आज हम लोग को पढ़ना है यह है अरस्तु का सामाजिक व्यवस्था। अरस्तु का सामाजिक व्यवस्था। अरस्तु का सामाजिक व्यवस्था। अरस्तु के सामाजिक व्यवस्था में हम लोगों को जो पढ़ना है दास्ता संपत्ति और परिवार। ठीक है, इसके बाद से हम लोग जो है क्रांति के पढ़ेंगे। क्रांति, ठीक है। अरस्तु पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में एक ऐसा विचारक है जो राजनीति शास्त्र का पिता कहलाने के बाद कुछ विचार इसने ऐसे दिए जो इस पे एक प्रकार का इसकी विद्वता पे, इसकी दर्शन पे, आधुनिक विचारधारा के अनुसार दोष लगाया जाता है। वह दोष है इसकी सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में दास्ता की संबंधी अवधारणा। दास्ता मानवता की दृष्टि से आज के समय में यह न तो प्रासंगिक माना गया है और ना ही इसे किसी भी दृष्टि से उचित ठहराया गया है। लेकिन अरस्तु जिस समय अपना यह विचार दे रहा था दास्ता संबंधी, उस समय जो यूनानी व्यवस्था थी, यूनान की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, उसमें जो दास्ता था उसका एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग था। न केवल महत्वपूर्ण बल्कि एक अनिवार्य अंग के रूप में स्थापित था। जब हम दास्ता के संदर्भ में प्लेटो की चर्चा करते हैं तो प्लेटो दास्ता के संदर्भ में कोई बातें, कोई दर्शन अपना नहीं दिया, दास्ता को उसने सही नहीं ठहराया। वहीं अरस्तु ने यूनानी सामाजिक व्यवस्था की जो दास्ता संबंधी प्रथा है इसको इसने उचित ठहराया। अब तत्कालिक समय में क्या दास्ता को सभी लोग उचित ठहरा रहे थे? ऐसा नहीं है, सभी लोग उचित नहीं ठहरा रहे थे। हम लोग जब भी प्लेटो को पढ़ें, अरस्तु को भी पढ़ें, तो यूनानी राजनीतिक दर्शन में इन लोगों ने जो अपना विचार दिया, उन विचारों में सबसे ज़्यादा जो है इन लोगों ने जिसका विरोध किया वह है सोफिस्ट वर्ग। सोफिस्ट वर्ग ऐसे विचारक थे जिन्होंने तत्कालिक समय में दास्ता संबंधी जो अवधारणा थी यूनान की, इसका इन्होंने बहुत पुरजोर से जो है इसका विरोध किया। और उसी सोफिस्ट वर्ग में एंटीफोन एक ऐसा विचारक है जिसकी स्टेटमेंट से हम इस अवधारणा की शुरुआत करते हैं। चूँकि स्टेटमेंट हम लोगों को याद करना है और हमारे पढ़ाई का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा भी है कि हम लोग हर क्लास में हर पश्चिमी राजनीति, चाहे जो भी राजनीतिक विचारक उनको पढ़ते समय उनके महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो हैं उनको भी साथ में हम लोग पढ़ते चलेंगे, याद भी करते चलेंगे। तो एंटीफोन का जो विचार है सोफिस्ट वर्ग में एंटीफोन का विचार, एंटीफोन जो सोफिस्ट वर्ग है ये दास्ता को उचित नहीं ठहराते हैं और दास्ता के विरोध ये मानवता के आधार पर, उसका विरोध मानवता की दृष्टि से करते हैं। ठीक है, तो एंटीफोन ने ये कहा कि जो दास्ता है, दास्ता मानवता के आधारभूत किस, दास्ता प्राकृतिक नहीं है, दास्ता प्राकृतिक नहीं है क्योंकि दास्ता
मानवता के आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध है, सिद्धांत के विरुद्ध है। यह कथन के रूप में पूछ सकता है कि किसने जो है दास्ता को प्राकृतिक नहीं माना और दास्ता को मानवता के आधारभूत सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। तो यह जो है सोफिस्ट विचारक एंटीफोन है, जिसने दास्ता के संदर्भ में ये बातें कहा था। अब हम लोग आते हैं अरस्तु को। अरस्तु ने दास्ता संबंधी जो विचार है सोफिस्टों का, इसका उसने विरोध किया और इसने बताया कि जो दास्ता है वह यूनानी सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण क्या है, एक अंग है। बिना दास्ता का यूनानी सामाजिक व्यवस्था का, वहाँ की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता है। अब दास्ता क्यों जरूरी है, इसके संदर्भ में इसने तमाम तरीके के तर्क दिया। उन तर्कों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसने जो बताया कि जो दास्ता है वह क्या है, दास्ता प्राकृतिक है। दास्ता प्राकृतिक है। एंटीफोन ने बताया कि प्राकृतिक नहीं है, लेकिन इसने क्या बताया, दास्ता प्राकृतिक है। कैसे? इसने बताया कि जो मनुष्य होते हैं वो जन्मजात ही गुणों अवगुणों को लेकर पैदा होते हैं। जो गुण अवगुण होते हैं मनुष्य में, ये जन्मजात ही होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं। तो जो व्यक्ति बुद्धिहीन होता है उसे वह दास्ता की श्रेणी में रखता है, और जो व्यक्ति बुद्धिहीन नहीं होते हैं उन्हें शासक और शासित की श्रेणी में रखता है। तो इस दृष्टि से जन्म से ही व्यक्ति जो है दास होता है, और जन्म से ही क्या होता है, शासक होता है। इस कारण से उसने दास्ता को क्या बताया, प्राकृतिक बताया। ठीक, पहला तर्क दिया कि दास्ता प्राकृतिक है। क्यों है? क्योंकि मानव जो होता है असमान ही होता है और जन्म से ही असमान होता है। ऐसा नहीं जन्म लेने के बाद जो सामाजिक प्रथाएं हैं या परंपराएं हैं या व्यवस्थाएं उसको असमान करता है, ऐसा नहीं है। जैसे ही वो जन्म लेता है वह जन्म से ये तय होता है कि वह बुद्धिमान होगा या बुद्धिहीन होगा। ठीक है, इस तरीके के दास्ता संबंधी अवधारणा को प्राकृतिक बताया। दूसरी बात बताया इसने कि जो दास्ता है शासक वर्ग के लिए, शासक वर्ग के लिए आवश्यक है। शासक वर्ग के लिए आवश्यक है। कैसे? अरस्तु ने बताया कि जन्म से ही व्यक्ति शासक और बुद्धिहीन होता है, और शासक को शासन के कार्यों को करने के लिए अरस्तु ने बताया था कि ये शासन का कार्य एक बहुत कठिन कार्य है, और इस कार्य को करने के लिए शासकों को अवकाश की आवश्यकता होती है। अवकाश, इस शब्द का इस्तेमाल जो है अरस्तु ने किया है। तो अवकाश होता क्या है, इसकी चर्चा हमने कर दिया, फिर दोबारा कर दे रहे हैं कि अवकाश मतलब छुट्टी नहीं होता है। ठीक है, अवकाश का मतलब वह होता है कि जो शारीरिक परिश्रम से किए जाने वाले घरेलू कार्य होते हैं उन कार्यों से शासक वर्ग को वंचित करा देना, और वह कार्य कौन करेगा, जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है, दास होता है, वह करेगा। तो शासक वर्ग को अवकाश प्राप्त करने के लिए दास्ता बहुत जरूरी है। इसने एक स्टेटमेंट और बहुत ही पॉपुलर बातें कहा अरस्तु ने कि जिस प्रकार वीणा के बिना वाद्यंत्र की कल्पना नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार दास्ता के बिना शासक वर्ग में नैतिक बौद्धिक विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा वीणा के बिना किसी वाद्य यंत्र की
हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दास्ता के बिना शासक में उत्तम जीवन नैतिक एवं बौद्धिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। वीणा के बिना किसी वाद्य यंत्र की हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दास्ता के बिना शासक में उत्तम जीवन नैतिक और बौद्धिक विकास की भी कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि दास्ता की वजह से जो दास लोग होते हैं, यही दास लोग शासक वर्गों को अवकाश प्राप्त करते हैं, अवकाश दिलाते हैं। उसी अवकाश से शासक वर्ग शासन की कलाओं को सीखता है, अपनी बौद्धिक और नैतिक विकास को करता है। इसलिए दास्ता प्राकृतिक होने के साथ साथ शासक वर्ग के लिए क्या है, शासक वर्ग के लिए भी आवश्यक है। ठीक, इन सब बातों के बाद फिर तीसरा जो तर्क देता है दास्ता के पक्ष में, वह यह है कि दास्ता क्या है, दास्ता नैतिक है, दास्ता नैतिक है। दास्ता नैतिक है ये कैसे? इसने बताया अरस्तु ने कि जो दास होते हैं वो चूंकि जन्मजात होते हैं, जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं, और ऐसी स्थिति में उनको अपनी ही जीविकाओं को चलाने के लिए, अपनी जीवन को लंबा रखने के लिए या जीवित रहने के लिए जो जिन गुणों की आवश्यकता होती है वो शासक वर्गों के पास होता है। और ये लोग जब लंबे संपर्क में, लंबे समय तक जब गुणवान व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो उनमें जो बुद्धिहीनता होती है, धीरे धीरे बुद्धि उनमें आने लगती है। और इस तरीके से वह जो दास होता है, कुछ समय के बाद हो सकता है कि वो दासता से मुक्ति हो जाए, या उस दास में इतनी बुद्धि आ जाती है कि वह अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये इन गुणों का विकास, दास्ता में गुणों के विकास होने के लिए उसको लंबे समय तक गुणवान व्यक्ति के संपर्क में रहना होता है, तभी उसके अंदर क्या होता है, नैतिकता का विकास होता है। इस संदर्भ में अरस्तु ने ये बात कहा। और चौथी बात कहा कि राष्ट्र एवं यूनानी समाज, राष्ट्र एवं यूनानी समाज के लिए आवश्यक है। यूनानी जो अर्थव्यवस्था थी, उसका विकास की पूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं दासों पे था। दासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और उन दासों के माध्यम से ही सारे कृषि कार्य, पशुपालन का कार्य, आर्थिक विकास में अन्य प्रकार की गतिविधियों का काम, ये सारे के सारे काम दास लोग करते थे। इसलिए राष्ट्र के विकास, राष्ट्र के आर्थिक विकास और यूनानी समाज की आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए दास प्रथा क्या था, उचित था। इन 4 पॉइंट के माध्यम से अरस्तु यह बताने के प्रयास किया कि जो दास प्रथा है वह यूनानी समाज के लिए अनिवार्य क्या है, अनिवार्य अंग है। अब इसके बारे में ये पूछता है कि किसने जो है दास प्रथा को नैतिक माना, किसने दास प्रथा को प्राकृतिक माना। इस तरीके से क्या करेगा, प्रश्न बना के आपसे पूछेगा। इन्हीं 4 हेडिंगों में से दास्ता के संदर्भ में प्रश्न बनाएगा और आपसे पूछेगा। तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि सारी बातें जो है अरस्तु ने ही कहा है और अरस्तु के संदर्भ में ही बातें हैं।
दास्ता के संदर्भ में जिसने जो दास्ता को न्यायोचित ठहराया या उचित ठहराने का जो इसने अरस्तु ने तर्क दिया, उस तर्क में थोड़ी दोष तो लगती है, लेकिन इसकी दास्ता संबंधी अवधारणा बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, दास्ता में इसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक तो है, लेकिन ये जो है आनुवांशिक नहीं है। ठीक है, आनुवांशिक नहीं है। ये नहीं कि दास का बेटा दासी होगा और उसका पुत्र ही दास होगा, मतलब आनुवांशिक दास्ता की प्रथा को इसने परंपरागत नहीं माना। क्यों नहीं माना? कि दास्ता को उसने नैतिक माना, और दास्ता को इसने ये बताया कि दास यदि गुणवान व्यक्ति के संपर्क में लंबे समय तक रहता है तो दास्ता से क्या हो जाता है? मुक्ति हो जाता है। ठीक है, उसकी आने वाली जो जनरेशन है वह, ये कोई जरूरी नहीं है कि वह जनरेशन क्या हो? दासी हो। तो इसके बारे में एक भी और बहुत अच्छा बात है कि इसने दास्ता को प्राकृतिक तो माना, लेकिन दास्ता को आनुवांशिक नहीं माना। दास्ता आनुवांशिक नहीं है, आनुवांशिक नहीं है, आनुवांशिक नहीं है। आनुवांशिक कहने का मतलब यह है कि दास का पुत्र जो है दास नहीं होगा, बल्कि वह शासक भी हो सकता है, वह नागरिक भी हो सकता है, वह शासित भी हो सकता है। तो आनुवांशिक नहीं है उसकी दास्ता। ठीक है, और दास्ता किसने? दो प्रकार बताए। अरस्तु ने दास्ता की दो प्रकार बताया। कौन? दास्ता के दो प्रकार हैं। दास्ता के दो प्रकार, दास्ता दो प्रकार के हैं, दो प्रकार हैं। कौन? एक को बताया कि ये प्राकृतिक है, और दूसरे को बताया अप्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो जन्मजात है, जिसमें बुद्धि होता ही नहीं है, वह प्राकृतिक है। अप्राकृतिक ऐसे सैनिक जो युद्ध के दौरान पराजित हो चुके हैं और उन्हें बंधक बनाकर विजेता देश अपने पास रखता है, और ये जो अप्राकृतिक में आते हैं। क्योंकि हारे हुए सैनिक होते हैं, हारे हुए सैनिक होते हैं, और इनको कहा प्राकृतिक ने, ये कानूनी दास्ता है, और इनको दास्ता से मुक्त होने का यथासंभव गुंजाइश है। ये अपने जीवन में ही क्या हो जाते हैं? ये दास्ता से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक दास होते हैं, ये अपने जीवन में दास्ता से मुक्त नहीं होते, बल्कि कुछ बुद्धि का विकास हो जाता है, कुछ नैतिकता का विकास होता है, लेकिन इनकी जो जनरेशन होती है वह दास नहीं होती है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वह लंबे समय तक शासक वर्ग के संपर्क, गुणवान व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो इनके पुत्र नहीं होते। ये जो अपने समय में ही दास्ता से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछेगा कि दास्ता के दो प्रकार किसने बताया? प्राकृतिक और अप्राकृतिक। क्या प्राकृतिक जो दास होते हैं वह अपने जन्म के समय में दास्ता से मुक्ति पाते हैं? हाँ और ना करके रहेगा। तो जन्म के समय दास्ता से मुक्ति कभी नहीं प्राप्त। जो प्राकृतिक दास होते हैं वह कभी भी दास्ता से मुक्त नहीं होते हैं, बल्कि उनमें कुछ बुद्धि आ जाती है। हाँ, उनकी जो जनरेशन होती है, जो आने वाली पीढ़ियाँ होती है, वह दास्ता से मुक्त होती है। वो कोई जरूरी नहीं कि वो भी दास हो। लेकिन जो अप्राकृतिक होते हैं, हारे हुए युद्ध सैनिक होते हैं, इनमें बुद्धि होता ही है। क्योंकि हारे हुए सैनिक होने के कारण इन्हें बंधक के रूप में एक दास बनाया जाता है, और कुछ समय के बाद ये उससे क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो दास्ता संबंधी ये अवधारणा रही, बहुत महत्वपूर्ण बातें रही कि दास्ता को उचित कैसे ठहराया गया, उनके पक्ष में क्या तर्क हैं, और दास्ता को कितने इसने प्रकार माना। यही इसकी दास्ता संबंधी अवधारणा है। इसकी आलोचना होती है, जो आलोचनाओं से बहुत प्रश्न नहीं बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के, मानवता की दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि में कहीं भी प्रासंगिक नहीं, तमाम तरह की चीज़ें आलोचनाएं बनती है। जो आलोचनाएं आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के उत्तर के लिए काफ़ी लाभदायक नहीं है। बस हम लोग को यही जानना है कि कितने प्रकार होते हैं, और दास्ता के संदर्भ में सोफिस्टों की क्या धारणा थी, प्लेटो की क्या अवधारणा थी, अरस्तु से उचित मानता है अनुचित मानता है, यही सारी बातें रहता है। ठीक, इसके बाद दास्ता के बाद जो है हम लोग अरस्तु के संपत्ति संबंधी अवधारणा को पढ़ेंगे। संपत्ति संबंधी अवधारणा, संपत्ति संबंधी अवधारणा, संपत्ति संबंधी
अवधारणा, संपत्ति संबंधी अवधारणा। थोड़ा संपत्ति संबंधी अवधारणा की चर्चा करने से पहले हम अरस्तु की थोड़ा सा प्लेटो के साथ तुलना कर देते हैं। प्लेटो संपत्ति में बहुत सारी बुराइयों को देखता है और इन बुराइयों के कारण वह शासक वर्ग, जो अभिभावक वर्ग होते हैं, जिसमें सैनिक और शासक वर्ग, उनको उनसे वंचित कर देता है। निजी संपत्ति से शासक और अभिभावक वर्ग को वंचित रखता है, क्योंकि इसमें तमाम तरह की बुराइयां होती है और व्यक्ति इन्हीं बुराइयों के लालच में वह अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष तरीके से निर्वहन नहीं करता है। इस वजह से इसमें यह बुराई दिखता है। और अरस्तु जस्ट इसका अपोजिट है। अरस्तु जो है संपत्ति के, निजी जो संपत्ति है इसका वो समर्थन करता है, निजी संपत्ति का समर्थन करता है, निजी संपत्ति का समर्थन करता है। ठीक है। और यह संपत्ति में तमाम तरह की अच्छाइयों को देखता है। कहता है कि निजी संपत्ति परिवार को चलाने के लिए तो बहुत जरूरी है, ठीक है, और परिवार को नहीं, राष्ट्र को भी चलाने के लिए जरूरी है। और संपत्ति के संदर्भ में इसने बताया कि जो संपत्ति है, निजी जो संपत्ति है, यह मनुष्य के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और इसके संदर्भ में इसने एक बात बताया कि व्यक्ति के अंदर अपना जब स्वार्थ होता है, ठीक है, और उसकी प्राप्ति के लिए वह क्या करता है, जब अपना स्वार्थ होता है तो उसकी प्रगति तेज होती है। व्यक्ति के अंदर जब अपना स्वार्थ होता है तो उसकी प्रगति तेज होती है, क्योंकि उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए वह कठिन से कठिन क्या करता है, प्रयत्न करता है। यदि संपत्ति प्राप्त करने की लालसा व्यक्ति के अंदर नहीं होगी तो बहुत प्रयत्न के साथ कोई काम नहीं करेगा। यह भी स्टेटमेंट कई बार पूछा है, जिसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि व्यक्ति की निजी स्वार्थ होती है, व्यक्ति की निजी स्वार्थ होती है, और इसी से उसकी प्रगति होती है, इसी से उसकी प्रगति होती है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए वह बहुत प्रयत्न करता है, वह बहुत प्रयत्न करता है। ठीक है। तो संपत्ति व्यक्ति के अंदर स्वार्थ को अपनाता है, ठीक है, और उसकी प्रगति को तय करता है। उसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए क्या करता है, वह बहुत प्रयास करता है। इस प्रकार वह निजी संपत्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। निजी संपत्ति राज्य के द्वारा नियंत्रित नहीं होनी चाहिए और राज्य के द्वारा यह प्रदत्त नहीं होता, बल्कि प्रकृति ने ही व्यक्ति को ऐसा बना कर रखा है कि वह संपत्ति को क्या करता है, संपत्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। संपत्ति के माध्यम से व्यक्ति में उदारता आती है, न्यायप्रियता आता है, उसमें सद्गुण और सद्भाव की भावना आती है, वह दानप्रिय बनता है, उसमें गौरव की तमाम तरह की बातें आती है। इस तरीके से संपत्ति न केवल सामान्य व्यक्ति के लिए बल्कि शासक, अभिभावक सभी के लिए संपत्ति क्या है, जरूरी है। संपत्ति के संदर्भ में ये बातें जानने के बाद यह संपत्ति को प्राप्त करने की दो उपाय बताता है और उसमें एक को उचित ठहराता है, दूसरे को अनुचित बताता है। तो दो उपाय क्या है, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय हैं। संपत्ति प्राप्त करने के उपाय, संपत्ति प्राप्त करने के उपाय, संपत्ति प्राप्त करने के उपाय। प्राकृतिक उपाय पहला है, प्राकृतिक उपाय। संपत्ति प्राप्त करने के जो प्राकृतिक उपाय हैं, इसी को वह सही ठहराता है
और प्राकृतिक उपायों के अंतर्गत क्या रखता है कि प्राकृतिक उपाय के अंतर्गत उन सारी चीज़ों को रखता है जिनके माध्यम से जीवन की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन होता है। जिंदगी को जीने के लिए और जिंदगी को लंबा खींचने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है और उनका उत्पादन किया जाए तो वह क्या है, वही संपत्ति है। जैसे कृषि, पशुपालन, कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन, कृषि है, पशुपालन है, शिकार है। इन्हीं चीज़ों के माध्यम से जो संपत्ति का उपार्जन होता है उसको उसने प्राकृतिक माना और उसने कहा कि यही संपत्ति क्या है, वैध है और सही है। दूसरा इसने बताया कि जो अप्राकृतिक उपाय है, अप्राकृतिक उपाय, अप्राकृतिक उपाय के अंतर्गत इसने व्यापार को रखा, व्यापार को रखा और सूदखोरी, सूदखोरी का रखा। यह भी कई बार आपसे पूछ सकता है कि व्यापार को वह प्राकृतिक उपाय का संपत्ति उपार्जन करने का प्राकृतिक साधन मानता है या गैर प्राकृतिक मानता है या अप्राकृतिक मानता है। तो अरस्तु के अनुसार जो व्यापार है यह संपत्ति प्राप्त करने का अप्राकृतिक साधन है। अप्राकृतिक साधन बताने के पीछे उसका मेन मतलब यह था कि जो व्यापार होता है उसमें संपत्ति कमाने के लिए संपत्ति को संग्रह किया जाता है, ठीक है, संपत्ति को रखा जाता है, उसमें संपत्ति को संग्रह करने की लालसा होती है, संपत्ति को ज़्यादा कमाने की, अपने पास रखने की लालसा होती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। चूंकि इसमें संग्रह का गुण है, संपत्ति को संग्रह मतलब रखने का जो गुण है, इस कारण से यह प्राकृतिक नहीं हो सकता है। सूदखोरी क्या है, किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में उसे पैसा देकर पैसा अर्जित करना, यह भी अपने आप में क्या, अमानवीय दृष्टि से, यह तो संग्रह के दृष्टि से व्यापार गलत है, यह जो है मानवीय मजबूरी का फायदा इकट्ठा करना, मजबूरी में लेने वाला चीज है, इस वजह से संपत्ति गलत है। ठीक, अब हम लोगों ने संपत्ति जरूरी है, संपत्ति क्यों जरूरी ये पढ़ा और संपत्ति के प्राप्त करने के जो उपाय हैं इसको पढ़ा। अब इसने इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण धारणा दिया है, संपत्ति के वितरण का सिद्धांत। ठीक है, उसको भी हम लोग जरा देख लेते हैं। संपत्ति का वितरण क्या है? संपत्ति का वितरण, संपत्ति का वितरण अरस्तु एक ऐसा विचारक है जो सामाजिक असमानता को दास्ता के संदर्भ में स्वीकार करता है। दास्ता को उचित ठहराने के लिए समाज में असमानता को स्वीकार करता है। वहीं सामाजिक असमानता को समाज में विद्रोह का कारण भी मानता है। ठीक है, और असमानता किसी भी समाज के विकास के लिए वह सही नहीं ठहराता। उस असमानता में वह संपत्ति के वितरण को सही ठहरा के असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। और संपत्ति के वितरण में वह 3 प्रकार के विकल्पों को हम लोगों के सामने रखता है और उसमें जो उचित लगता है उसी को वह सटीक बताता है। तो 3 विकल्प हैं, इसको जानना इसलिए जरूरी है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेंगे उसमें यह पूछ सकता है कि संपत्ति के वितरण में उसका कौन कौन सा जो है विकल्प सही है। तो पहला विकल्प यह कहता है कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए। संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए। संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए और उसका उपयोग सामूहिक होना चाहिए, सामूहिक होनी चाहिए।
उसका उपयोग सामूहिक होना चाहिए। ठीक है, सामूहिक होना चाहिए। दूसरा, संपत्ति सामूहिक होनी चाहिए, सामूहिक होना चाहिए और उपयोग भी सामूहिक, और उपयोग भी सामूहिक, उपयोग भी सामूहिक। तीसरी बात इसने बताया, संपत्ति सामूहिक, संपत्ति सामूहिक होनी चाहिए और उपयोग व्यक्तिगत होना चाहिए, उपयोग व्यक्तिगत होना चाहिए। संपत्ति के वितरण के संदर्भ में अरस्तु ने 3 विकल्पों को रखे। तीनों विकल्प जो है आपको प्रश्न बना के पूछ सकता है। ये तीनों संपत्ति के वितरण में अरस्तु का विकल्प है, ये 2 हैं, एक नहीं है, इस तरह के तमाम, या इन तीनों में से कहेगा सबको उचित किसको ठहराता है, इसको भी जान लिया जाए। तो संपत्ति के वितरण के संदर्भ में 3 विकल्प अरस्तु बताता है। इन तीनों विकल्पों में सबसे जो सही विकल्प है वो बताता है कि संपत्ति व्यक्तिगत होना चाहिए। अभी हम लोग संपत्ति के संदर्भ में कहें भी संपत्ति, निजी संपत्ति को ही ज़्यादा वह इंपॉर्टेंट मानता है, व्यक्ति के विकास के लिए भी और राष्ट्र और राज्य के विकास के लिए भी। तो संपत्ति व्यक्तिगत होना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग जो है सामूहिक होना चाहिए। ठीक है, संपत्ति सामूहिक हो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। संपत्ति सामूहिक हो लेकिन उसका उपयोग भी व्यक्तिगत हो, यह भी गलत है। तो दोनों जो है व्यवहारिक की दृष्टि से सही नहीं है, बल्कि सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए और व्यक्ति में निजी संपत्ति की लालसा को प्राप्त करने के लिए ये ही कथन जो है ज़्यादा उपयुक्त बैठता है। क्योंकि जो निजी संपत्ति है वह व्यक्ति को प्रगति के मार्ग पर ले जाता है, उसकी प्राप्ति करने के लिए वह बहुत कठिन परिश्रम करने के लिए भी तत्पर होता है, तो निजी संपत्ति उसके पास होना चाहिए। समाज में असमानता न हो इस संपत्ति के कारण, इसलिए इसका उपयोग यदि सामूहिक हो तो समाज में असमानता भी कम होगी। तो ये जो कथन है वह दोनों व्यक्ति की प्रगति और समाज में असमानता को दूर करने की दृष्टि से ज़्यादा उपयुक्त बैठता है। इसीलिए अरस्तु जो है संपत्ति के वितरण के संदर्भ में अपने जो तीनों विकल्प दिया, इन तीनों विकल्पों में से जो पहला विकल्प है कि संपत्ति व्यक्ति को होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए और उसका उपयोग सामूहिक होना चाहिए, ये विकल्प सही है। देखिए, यह जो अरस्तु ने बहुत 2-3 हजार वर्ष पहले ये बात कहा, जो वर्तमान समय में गांधी जी ने भी अपने जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जिस ट्रस्टीशिप के कारण गांधी जी को एक समाजवादी विचारक के रूप में माना जाता है, वह इन्हीं विचारों का कि जो संपत्ति है वो पूंजीपतियों के पास होना चाहिए और पूंजीपति अपने उसका उपयोग जो है सामूहिक रूप से करें तो शायद समाज में समाजवादी व्यवस्था लागू रहेगी। ठीक है, जिस तरीके से गांधी की यह विचार समाजवाद को पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाया, ठीक इसी तरीके से अरस्तु की भी बातें पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई, क्योंकि जब व्यक्तिगत संपत्ति होता है तो उसकी सामूहिक उपभोग असंभव हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, अपने सुख सुविधा और भोग के लिए उसका उपयोग करने लगता है और ज़्यादा संपत्ति उसके उपभोग के लिए बहुत कमी महसूस हो जाती है, इसलिए वह अनावश्यक अनर्गल तरीके से फिर संपत्ति का अर्जन करने लगता है। ये सारी बातें जो है सैद्धांतिक रूप से है, व्यवहारिक रूप से बहुत सरल और आसान नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग को सैद्धांतिक चीज़ों को भी पढ़ना है, चूँकि प्रश्न में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे ये इन्हीं सब चीज़ों से पूछे जाएंगे। संपत्ति के वितरण के बाद हम लोग अरस्तु का जो दूसरा विचार है वह है क्रांति का विचार, क्रांति संबंधी अवधारणा, क्रांति संबंधी अवधारणा, क्रांति संबंधी अवधारणा।
जो अरस्तु का क्रांति संबंधी अवधारणा है वह मार्क्स की क्रांति की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। जहां मार्क्स हिंसात्मक क्रांति की बात करता है, वर्तमान व्यवस्था को हटाकर दूसरी व्यवस्था लागू करना, जैसे साम्यवादी क्रांति, इस तरह की बात अरस्तु नहीं करता है। अरस्तु की क्रांति संबंधी अवधारणा बहुत ही साधारण है, जो एक स्टेटमेंट के रूप में ही है। उसने कहा राज्य संविधान एवं सत्ता, राज्य संविधान एवं सत्ता में होने वाले कोई भी परिवर्तन क्रांति कहलाता है। कोई भी परिवर्तन क्रांति कहलाता है। ठीक है, ये अरस्तु ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि क्रांति छोटे बड़े कोई भी परिवर्तन सत्ता के संदर्भ में हो, राज्य के संदर्भ में हो, नियम कानून के संबंध में हो, या सामाजिक प्रथाओं के संदर्भ में हो, या सत्ता में कोई एक व्यक्ति की जगह पे कोई दूसरी व्यक्ति आ जाए वह परिवर्तन हो, ये तमाम जो भी परिवर्तन है, परिवर्तन ही क्रांति है। इसको एक शब्दों में कहा जाए तो जो परिवर्तन है वही क्रांति है। ठीक है, परिवर्तन और क्रांति में कोई अंतर अरस्तु के अनुसार नहीं है। परिवर्तन को वो क्रांति मानता, और यह परिवर्तन को अपने डिफाइन भी कर दिया है कि राज्य में, संविधान में और सत्ता में होने वाला कोई भी परिवर्तन क्रांति कहलाता है। ठीक है, क्रांति संबंधी जो अवधारणा है अरस्तु की, उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में चर्चा किया है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के भाग 7 में क्रांति के कारण, और भाग 2 में, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, पॉलिटिक्स के भाग 7 में क्रांति के कारण, क्रांति किस कारण से होता है, क्रांति के कारण, और भाग 2 में क्रांति के उपाय की चर्चा की है। क्रांति के उपाय की चर्चा। हम लोगों को पता है कि अरस्तु ने जो पॉलिटिक्स लिखा कुल 8 भागों में लिखा है। भाग 2 में क्रांति के उपाय की चर्चा कर दिया, और भाग 7 में क्रांति के कारण कर दिया है। पहले कारण होना चाहिए, तब उसका क्रांति को दूर करने का उपाय होना चाहिए, लेकिन उल्टा कर दिया है। कोई बात नहीं है, जैसा है वैसा ही हम लोग को पढ़ना है, और हम लोग को याद करके ही रखना है कि अरस्तु अपने पॉलिटिक्स के भाग 2 में क्रांति को प्रतिकार, मतलब क्रांति को समाप्त करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसकी चर्चा किया है, और भाग 7 में जो है क्रांति के कारणों की चर्चा किया है। ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया है, तो अरस्तु ने जो भी सोचा समझा होगा वह लिखा होगा, हम लोग इसी के रूप में उसको क्या करना है, याद करके रखना है। अब उसने कहा कि क्रांति जो होती है वो क्रांति समाज में कुल 3 कारणों से होती है। उसने सामान्य कारण बताए हैं, उन कारणों को देखा जाए। क्रांति के कारण, क्रांति के कारण, क्रांति के कारण में पहला कारण बताया ये सामान्य कारण, ठीक है। दूसरा विशेष कारण, और जो तीसरा इसका है वह है शासन से संबंधित विशेष कारण।
शासन से संबंधित विशेष कारण। अरस्तु ने क्रांति के संदर्भ में क्रांति के कितने कारण होते हैं इनको उसने क्या किया, 3 रूपों में 3 कारणों को चर्चा किया। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन से। पहला कारण है सामान्य कारण। सामान्य कारण, सामान्य कारण के अंतर्गत जो है अरस्तु जो है 2 बातों को रखता है, असमानता और अन्याय। समाज में जब असमानता होगी और अन्याय होगा तो क्रांति होगा। इन 2 बातों की चर्चा किया है। असमानता में वह जो है 2 प्रकार कहता कि जो व्यक्ति है वह समान व्यवस्था के लिए या समानता के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है और हमेशा उसके अंदर विद्रोह की भावना आती है समानता प्राप्त करने के लिए। तो इस असमानता में जो समानता है, इसी समानता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, हमेशा प्रयास करता है। तो इसने बताया इसी असमानता में समानता जो है 2 प्रकार की होती है। समानता कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। एक पूर्ण समानता, पूर्ण समानता, और दूसरा है आनुपातिक समानता। आनुपातिक समानता, ठीक है। 2 प्रकार की समानता हो गई, पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता। पूर्ण समानता जो जन साधारण होते हैं वह यह मानते हैं कि शासक और जनसाधारण दोनों समान हैं। इसके बावजूद भी शासक जो है नागरिकों के साथ समान व्यवहार नहीं करता है और इस यह समानता, पूर्ण समानता की क्या करते हैं, मांग करते हैं। तो पूर्ण समानता जनसाधारण की तरफ से आता है। जनसाधारण के तरफ से ये मांग की जाती है। जितने जनसाधारण लोग होते हैं वह पूर्ण समानता की बात करते हैं। आनुपातिक समानता, ऐसे व्यक्ति जिनके पास कुछ विशेष योग्यता होती है, उन योग्यताओं के आधार पे वह राजनीतिक शक्ति में अपनी भागीदारी चाहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उनको स्थान नहीं मिल पाता है। तो योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर जब उनके साथ असमानता किया जाता है तो उसको अनुपातिक समानता के अंतर्गत आता है। यह योग्यताधारी योग्य लोगों के अंतर्गत से आता है। योग्य लोगों के द्वारा मांगा जाता है। पूर्ण समानता जनसाधारण लोग मांगते हैं और अनुपातिक जो समानता होती है योग्य लोग मांगते हैं। चाहे वह विद्वता में हो, चाहे वह धन के माध्यम से अधिक हो, ऐसे लोग अनुपातिक समानता की बात करते हैं। पूर्ण समानता हमेशा जनसाधारण के माध्यम से निकलता है। ऐसा मानना किसका है, ऐसा मानना अरस्तु का है। हम लोग को तथ्य के रूप में ही जानना है कि योग्य लोग किस प्रकार की समानता की बात करते हैं, तो अनुपातिक समानता की बात करते हैं। जो जनसाधारण होता है वह किस प्रकार की समानता की बात करता है, तो पूर्ण समानता की बात करता है। अन्याय वाली की जो व्यवस्था, अन्याय को भी सामान्य कारण में, क्रांति के सामान्य कारण में अन्याय को भी रखता है। तो अन्याय वह व्यवस्था होती है जिसमें राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, संसाधन का वितरण उचित व्यक्ति के हाथों में न जाकर गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाता है, या शासक के द्वारा अपने शासित व्यक्तियों के साथ गलत व्यवहार करना ही किसकी श्रेणी में आता है, अन्याय की श्रेणी में आता है, जो व्यक्ति में विद्रोह की भावना को पनपने देता है। यह है जो है सामान्य कारणों के अंतर्गत आता है और इन्हीं तथ्यों को हमको जो है याद करके रखना है। इन्हीं सब से प्रश्न भी पूछता है। अगला जो है विशेष कारण, जो दूसरा बताया कि विशेष कारण, विशेष कारण, विशेष कारणों में अरस्तु ने बहुत सारी चीजों को रखा, जैसे शासक का सम्मान की लालसा, ठीक है, सम्मान की लालसा,
या अपने को श्रेष्ठ साबित करना, लोभ और लालच, दूसरे को हीन समझना, ये तमाम तरह का जो शासक का अमानवीय व्यवहार है या नियम कानूनों से हटकर जनता की आकांक्षाओं के विरुद्ध जो उसका व्यवहार है, उन्हीं सबको क्या में रखा है, विशेष कारणों के अंतर्गत रखा। हमको ये जानना भी है कि अरस्तु जो क्रांति के कारणों की चर्चा करता है उसको किस किस कौन की श्रेणी में रखता है। सामान्य कारण में असमानता और अन्याय को, विशेष कारण में शासक द्वारा अमानवीय व्यवहार को, जिसमें अपने को श्रेष्ठ साबित करना, उसको सम्मान की लालसा होना या उसके महत्वाकांक्षा को बढ़ जाना या अन्य लोगों को हीन समझना, अपने को श्रेष्ठ समझना, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ये भी विशेष कारणों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला इंपॉर्टेंट था जो प्रश्न बनता है, और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट भी है। तीसरा, शासन संबंधी कार्यों में विशेष कारण, शासन संबंधी कार्यों में विशेष कारण। ठीक है, उसने बताया कि जितने प्रकार के शासन होते हैं, हर प्रकार के शासन में विद्रोह होने के अलग अलग कारण होते हैं। जिस तरह का शासन होगा, अब उन्हीं को हम लोग को तथ्य के रूप में यहाँ जानना है। जैसे इसने बताया, यदि मान लीजिए कि शासन के रूप में प्रजातंत्र है, इसमें क्रांति किन कारणों से होगी? इसने कहा वाग्वीरों के द्वारा होगी क्रांति। वाग्वीरों के कारण होगी। वाग्वीर कौन होते हैं? जो भाषण का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए या जनता का कुछ समर्थन हासिल करने के लिए ऐसे भाषणों का, जोशीले भाषणों का इस्तेमाल करते हैं, कोई व्यक्ति उसको सही ठहराने लगता है और वह विद्रोह होने लगता है। तो प्रजातंत्र में जो जनसाधारण, जो नेता होते हैं, वो ज़्यादातर अपने जोशीले भाषणों के माध्यम से जनताओं को ध्यान या जनताओं का समर्थन अपने तरफ करते हैं। वह केवल भाषण होता है, वास्तविकता नहीं होती है। वह एक भाषण होती है जिसको वाग्वीर कहते हैं। बोलने वाले की वाक्पटुता वह उस पर होती है, वास्तविकता से उसे कोई नहीं लेना देना है। तो प्रजातंत्र में जो विद्रोह होता है, उस विद्रोह के पीछे वाग्वीरों का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी कारण से प्रजातंत्र में विद्रोह होती है। दूसरा बताया धनिक तंत्र। धनिक तंत्र में क्रांति कैसे आती है? तो धनिक तंत्र में जो है, यदि कोई व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी हो गया, व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो गया, व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी हो गया, तो विद्रोह होगा नहीं। तो विभिन्न गुटों के होने से, विभिन्न गुट बन जाए। धनिक तंत्र शासन में यदि कोई व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी बन जाता है तो फिर सत्ता को चैलेंज करने लगता है, या उस गुट में विभिन्न प्रकार के जो है गुट बनने लगे, तो जो है विद्रोह होने लगेगा। तो प्रजातंत्र में वाग्वीर और धनिक तंत्र में अधिक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा या विभिन्न गुटों का बन जाना, ये जो है क्रांति का कारण बनता है। अगला जो हम लोग देखते हैं, तीसरे प्रकार की जो शासन है वह है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र, इस कुलीन तंत्र में विद्रोह के कैसे कारण बनते हैं? तो पहला, सत्ता कुछ ही व्यक्ति में होता है, सत्ता कुछ व्यक्ति के हाथों में होता है, कुछ व्यक्ति के हाथों में
होता है, कुछ व्यक्ति के हाथों में होता है, सत्ता कुछ व्यक्ति के हाथों में होता है, तो ज़्यादातर लोग असंतोष के शिकार होते हैं कि सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं मिलती है, तो विद्रोह होता है। दूसरा, व्यक्तिगत अपमान, व्यक्तिगत अपमान, यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अपमान हो गया हो तो जो है वो हो सकता है, विद्रोह हो सकता है। तीसरा जो है सामंजस्य का अभाव, सामंजस्य का अभाव, सामंजस्य का अभाव, इन 3 कारणों से कुलीन तंत्र में विद्रोह होता है। तो हम लोग को ध्यान में रखना कि किस प्रकार के शासन में किस तरीके का विद्रोह का कारण बनता है, यह भी जो है आपसे परीक्षाओं में पूछेगा। यह हो गया। अगला जो है चौथा जो शासन है, शासन का प्रकार हुआ है राजतंत्र, राजतंत्र या आतताई तंत्र, आतताई तंत्र, राजतंत्र या आतताई तंत्र। इसमें कैसे होता है, या तो राजा जनसाधारण के प्रति अत्याचारपूर्ण व्यवहार करे, शासक जनसाधारण के प्रति अत्याचारपूर्ण व्यवहार करे, अत्याचारपूर्ण व्यवहार करे, अत्याचारपूर्ण व्यवहार करे, या विदेशियों का पड़ोसी राज्य में, पड़ोसी राज्य में विरोधी का शासक, विरोधी का शासन, या तो शासक खुद जनसाधारण के प्रति अत्याचार कर, या पड़ोसी राज्य में कोई विरोधी शासन हो गया तो भी हमेशा विद्रोह यहां बना रहेगा। ठीक है, शासक से जनता क्षुब्ध होगी तो पड़ोसी राज्य से जाकर वो क्या करेगी, सिंपैथी लेगी, सहानुभूति लेगी, उससे मिलने की कोशिश करेगी। तो ये सब जो है विभिन्न प्रकार के शासनों में भिन्न भिन्न तरीकों, भिन्न भिन्न कारणों से क्रांति होने की संभावना बनी रहती है। इस तरीके से हम लोगों ने जो है अरस्तु की दास्ता संबंधी अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में और क्रांति संबंधी अवधारणा को हम लोगों ने पढ़ा, और इस तरीके से अरस्तु का जो राजनीतिक विचार है वह समाप्त होता है। हमने जो है कन्फ्यूशियस को नहीं पढ़ा है, उसको जो है थोड़ा सा लास्ट में पढ़ाएंगे। अभी जो विचारक हमारे सामने है, कुछ किताबों में इसके संदर्भ में मैटर जो है पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है, तो धीरे से जो है जैसे वो मैटर हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा तो हम उसको भी कायदे से पढ़ा देंगे। आधा अधूरी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, कोरम पूर्ति के लिए नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि पढ़ाएंगे तो खूब कायदे से ही पढ़ाएंगे उसको। तो अभी अरस्तु के बाद जो हम लोग का अगला विचारक होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन अरस्तु में अभी एक चीज़ और छूट जा रहा है कि अरस्तु ने कि जो राजनीतिक विचार हैं, इसके बाद अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को क्या दिया, उस पर थोड़ी सी चर्चा जो है कल करते हुए फिर अगले विचारकों को हम लोग को पढ़ा जाएगा। और 2-3 विचारक जब हो जाएंगे तब एक बार जो है 200-250 प्रश्न क्या किया जाएगा, हम लोग हल किया जाएगा। साथ साथ ही करना है थोड़ा जो हमने शेड्यूल बनाया था कि हम लोग इस डेट को इस टॉपिक से पढ़ेंगे, वो शेड्यूल थोड़ा सा वो हो गया है। और इधर मार्च के महीने में थोड़ा सा रेगुलरिटी की अभाव बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही अप्रैल आएगा, अप्रैल से हमारी जो रेगुलरिटी है पूरे अच्छे तरीके से आपको एक दिन विदाउट नागा के ये चलता रहेगा। ये मार्च का महीना है, मार्च तक थोड़ा सा
इन रेगुलर हम रहेंगे, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग का क्लास चलता ही रहेगा। लेकिन अप्रैल से पूरा वादा है कि अप्रैल से आप लोगों को कंटिन्यूटी कभी जो है टूटेगी नहीं, ठीक है। ये कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है कि जो अभी हमारे विपरीत हैं और अप्रैल में जस्ट हमारे अनुकूल हो जाएगी। तो उस समय से हम जो है पूरा क्लास, और बीच में लाइव क्लास भी जो देने का कहा गया था, तो लाइव क्लास भी दिया जाएगा आपका। और जो आपका क्वेश्चन आंसर और जो है क्या कहते हैं कि आपका टेस्ट सीरीज और पूरी शेड्यूल से पूरे कायदे से आपको चलाई जाएगी, ठीक है। इन सब बातों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं, और आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो पूरा देखते रहिए और ज़रूर नोट्स बनाइए, और नोट्स को हमारे किसान पीजी कॉलेज में ज़रूर दिखाइए। जो लोग पडरौना के हैं वो हमें पडरौना टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट पे आके आपको दिखा सकते हैं। जो किसान पीजी कॉलेज के अभ्यर्थी हैं वो हमें किसान पीजी कॉलेज में जाकर अपना नोट्स बनाकर जरूर दिखाएं, ताकि हमको ये पता चले कि आप हमारे वीडियो को देखते हुए आप अपने नोट्स बना रहे हैं और आपकी तैयारी ठीक तरीके से हो रही है। तभी आपके हमारी कनेक्टिविटी जो है हमेशा बनी रहेगी। आपकी कमियों को मैं उसको देख कर दूर करने का प्रयास करूँगा और आप हमसे जुड़ते चले जाएंगे। इन सब बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।